जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं अभिषेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एकेएस सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये है हमारा क्रांति यूट्यूब बैच में लेक्चर नंबर 32। सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। लेक्चर नंबर है ओवरऑल क्रांति बैच का 32। टॉपिक इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट किया था, उस टॉपिक के अनुसार ये लेक्चर 2 पार्ट नंबर 2। टॉपिक क्या है? आर्थिक समायिकी यानी कि मिसलेनियस फैक्ट्स 2025 के अप टू डेट वाले, जो भी इकोनॉमी सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में दोस्तों आ सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर। और मैंने आपसे कहा था कि इकोनॉमी सब्जेक्ट अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस प्रिडिक्ट कर पाना वो भी प्रीलिम्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा जटिल हो जाता है। तो उसी चीज़ को सरल बनाने के लिए क्रांति बैच हमेशा से आपके काम को आसान बनाने का काम करता आ रहा है। और दोस्तों, जब मैं आगे बढ़ता हूं तो हमेशा आपको एक चीज कहता हूं कि प्रीलिम्स की बीमारी का अगर आपको पूरा इलाज चाहिए, आपको 2 दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा। एक दवाई फिलहाल आप देख रहे हो क्रांति बैच, और दूसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई जहां पर मैं आपसे सेल्फ स्टडी का प्लान शेयर करता हूं, जहां पर आप घर बैठ के सेल्फ स्टडी के माध्यम से मैं जो बुक्स बताता हूं वो आपको पढ़नी होती हैं। आप ये दोनों दवाइयों का अगर आप सेवन करते हो तो प्रीलिम्स की बीमारी आपको कभी भी नहीं लगेगी। अच्छा, तो कि हमने काफ़ी सारे यहाँ पर फैक्ट्स को पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था, तो मैं उन फैक्ट्स को जो है यहाँ पर हटा देता हूँ, और जहाँ पर हमारा अगला टॉपिक आएगा वहाँ से दोस्तों हम इसको देखते हैं। तो ये भी हमारा हो गया था। एक इनवॉइसेस वाली कुछ खबर थी, हाँ यहाँ तक हमारा हो गया था, है ना। अच्छा, यहाँ से दोस्तों हमको आगे की कहानी शुरू करनी है, और हमेशा की तरह मेरी ये डायरी मेरे साथ है, क्योंकि इसमें छुपे हुए हैं राज, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो लेक्चर के दौरान मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, देखते हैं फिर कहानी को देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है। और इंग्लिश वालों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांसलेशन करने के लिए हम मौजूद हैं यहाँ पर। UNCATD द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मुझे लगता है कि ये भी हम लोगों ने शायद कर लिया था, चलो नहीं भी किया था तो पढ़ लेते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने के मामले में वर्ष 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो देख लो, यहां पर बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है कि UNCATD के अनुसार, है ना। तो यहां पर हमने लिख रखा है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं आपके लिए, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये दोस्तों इसका जो है फुल फॉर्म है। तो UNCATD के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है, उस रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में इंडिया को जितना भी FDI प्राप्त हुआ है, जितना भी विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार भारत का 2023 में जो स्थान रहा है वो 8वां स्थान रहा है। अगर हम 2022 का आंकड़ा देखें तो 2022 के अनुसार भारत का FDI के मामले में जो रैंक था वो 15वां था। यानी कि 2022 की तुलना में 2023 के अंदर काफ़ी सारी विदेशी कंपनीज ने इंडिया में पैसा लगाया है, जिसकी बदौलत भारत की रैंक 15 से सुधर के कहाँ आ गई है, 8 आ गई है। मैंने एक चीज़ आपको और बोली थी कि ज़रूरी नहीं है कि तुम प्री 2025 देने जा रहे हो तो फैक्ट केवल वो 1 साल पुराना यानी कि 2024 का पूछेगा। 2024 के तो कम पूछेगा, वो 2023 और 22 को ज़्यादा टारगेट करेगा, क्योंकि पिछले 3 या 4 साल तक MPPSC अक्सर उतर जाता है। और अगर आपको यकीन ना आए तो 2024 का प्रीलिम्स का पेपर आप उठा के देख लीजिए, आपको वहां पर काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे। तो दोनों वर्ष का 2022 में 15 रैंक और 2023 में 8वीं रैंक भारत को जो है प्राप्त हुई। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों जो है हम चलते हैं। यहां पर क्या कहता है, भारत में वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या
कितनी है? भारत में वर्तमान में जो नवरत्न कंपनी होती हैं दोस्तों, नवरत्न कंपनी की संख्या कितनी है? और ये तारीख आपको कहां से लेकर बताई गई है? 1 सितंबर 2024 तक। तो दोस्तों अभी जो नवरत्न कंपनियों की संख्या है वो कितनी हो चुकी है? 25। मैं बस ये देखना चाहता हूं, हाँ 25 हो चुकी है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पूरा आपको 1 सितंबर 2024 तक का अपडेट दे दिया गया है। अगर इसमें आपसे कोई पूछ ले कि भैया 25वीं नवरत्न कंपनी कौन सी है, क्योंकि गूगल पर जब आप सर्च करोगे तो आपको जो सबसे पहला सर्च करने पर आंसर देता है ना गूगल, वो आज भी देगा कि भारत के अंदर 24 नवरत्न कंपनी है, यानी कि पूरी तरीके से अपडेट नहीं है। लेकिन मैं आपको पूरा अपडेट यहां पर दे रहा हूं। आपसे कोई पूछ ले कि सबसे रीसेंट जो कंपनी है जिसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है वो कौन सी है, तो वो है सतलज जल विद्युत निगम। और ये जो दोस्तों कंपनी का नाम है, ये हिंदी और इंग्लिश में यही सेम नाम जो है कंपनी का ओरिजिनल नाम है। कंपनी के नाम को हम हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करते, जो कंपनी का नाम होता है उसको वही नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो सतलज जल विद्युत निगम ये 25वीं कंपनी है जिसने नवरत्न कैटेगरी का अंदर जो भाग बनी है। 24वीं नंबर की कंपनी भी हमसे पूछ सकता है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। 23 नंबर की कंपनी पूछ सकता है, सोलर एजेंसी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और 22वें नंबर की कंपनी पूछ सकता है, वो कौन सी है? रेल टेल, है ना, ऐसे लिखते हैं, रेल टेल। तो सीक्वेंस में याद रखना, एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले हमको याद रखना है कि सतलज नदी का पानी है और नदी के पानी से हम जनरली पन बिजली बनाते हैं। पन बिजली को आप क्या कहते हो? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो 25वें नंबर पर सतलज नदी का पानी और 24वें नंबर पर हमने उससे क्या बनाया? पन बिजली बनाई, पानी से पन बिजली बनाई। और पानी में नहा नहा के हमको ठंड लग रही थी तो इसीलिए हम धूप में सोलर में जाके बैठ गए। तो 23वें नंबर पे क्या है? सोलर। और जैसे ही धूप में जाके हम लोग बैठ गए तो हमारी बॉडी सूख गई और अब हमारा ट्रेन का टाइम हो चुका है। तो ट्रेन से रेल याद रखिएगा, तो रेल टेल। तो 25वें नंबर पर आपको काय का पानी मिला? सतलज नदी का पानी। सतलज नदी के पानी से आपने क्या बनाई? पन बिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑप्शन में आएगा, पहचान जाओगे 24। पानी में नहाते नहाते भीग गए थे तो फिर सोलर में जाके बैठ गए, धूप में जाके बैठ गए और उसके बाद फिर काय का टाइम हो गया? हमारी रेल का टाइम हो गया। तो 25 से रिवर्स में जाइएगा, 22 तक आप पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत आपसे वहां पर नहीं होगी। और दोस्तों यहीं पर लगे हाथ में आपको यह भी बता दूं कि वर्तमान में अगर महारत्न कंपनी की आप बात करते हो तो महारत्न कंपनी की संख्या 14 है भारत में, ठीक है। नवरत्न कंपनी कितनी है? 25। ये तो आप लोगों ने पढ़ ली। लेकिन महारत्न कंपनी कितनी है इंडिया में? तो इंडिया में दोस्तों जो महारत्न कंपनीज की संख्या है वो है 14 महारत्न कंपनी। और ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला डेटा है। और जो सबसे लेटेस्ट में 14 नंबर पर जो महारत्न कंपनी बनी है वो हल है। हाँ बिल्कुल सही है, हल। क्या नाम है उस कंपनी का? हल। हल का मतलब क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या मतलब है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इतना आप सभी को दोस्तों क्लियर हो गया। तो नाम क्या है? हल। और ये जो हल नाम की कंपनी है ये 14 नंबर पर महारत्न कंपनी का दर्जा जो है दोस्तों इसको प्राप्त हुआ है। आई होप कि इतना आप सभी को क्लियर हो गया। अच्छा, अब आगे देखिए जरा। ये लीजिए, आ गई महारत्न कंपनी, लेकिन मैं इसका यहां पर सुधार करवा के इसको क्या लिखवाना चाहूंगा? 14। और 14 नंबर की कंपनी भी मैंने आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हल लिखवा दी। अब दोस्तों मेरी एक बात आप यहां पर याद रखना कि मध्य प्रदेश में एक भी महारत्न कंपनी नहीं आती, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में एक भी महारत्न कंपनी नहीं आती है। 0 महारत्न कंपनी, इतना याद रहेगा। तो फिर प्रश्न बनता है, क्या मध्य प्रदेश में कोई नवरत्न कंपनी आती है?
क्या मध्य प्रदेश में कोई नवरत्न कंपनी आती है? तो देखो, मध्य प्रदेश में हेडक्वार्टर तो ना तो किसी नवरत्न कंपनी का है ना किसी महारत्न कंपनी का है। महारत्न कंपनी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन नवरत्न में कंपनी का नाम मैं आपको लिखवा देता हूं। नवरत्न में एक कंपनी है जो काम करती है मध्य प्रदेश के अंदर, उसका नाम है एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बिल्कुल सही नाम बोला है हमने, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये छत्तीसगढ़ में भी काम करती है और ये जो अपना पन्ना वाला इलाका है ना, हीरे वगैरह की जो खदान है, वहां पर जो है ये एनएमडीसी वाली काम करती है। तो महारत्न कंपनी तो एक भी नहीं है, परंतु नवरत्न कंपनी एक है, एनएमडीसी। ओके, याद रह जाएगा दोस्तों आपको इतना। अच्छा, अब एक और देखो, मैंने आपको 14 नंबर की महारत्न कंपनी तो बता दी, लेकिन अगर आपसे 13वें नंबर की महारत्न कंपनी पूछ ले तो 13वें नंबर की महारत्न कंपनी कौन सी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। कौन सी है दोस्तों? ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसको याद रखना, ऑयल इंडिया लिमिटेड की शॉर्ट फॉर्म भी क्या है? ऑयल ही है। इसको याद रख पाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर अगला प्रश्न क्या कहता है कि जो टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप ने फ्रांस की एक और कंपनी है जिसका नाम है एयरबस। तो टाटा ग्रुप और फ्रांस के एयरबस ने मिलके कौन से हेलीकॉप्टरों को, है ना, कौन से हेलीकॉप्टरों को इंडिया में बनाने की बात करी है? समझ में आ गया? तो टाटा जो ग्रुप है और जो फ्रांस का एयरबस ग्रुप है, इन दोनों ने मिलके किस हेलीकॉप्टर के स्वदेशी निर्माण यानी कि इंडिजिनस प्रोडक्शन के लिए बात करी है? तो उस हेलीकॉप्टर का नाम है H125। ये आपका यूनिट नंबर 7 में जो डिफेंस वगैरह के प्रश्न होते हैं वहां पर बन सकता है H125। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो आगे हमको क्या प्राप्त होगा? यहां पर आगे कहता है कि दोस्तों एक ऐप है जिसका नाम है बायू ऐप, और ये देश की पहली ऐसी ऐप है जहां से आप बाइक टैक्सी बुक कर सकते हो। क्या बुक कर सकते हो? बाइक टैक्सी। अब आप कहोगे सर रैपिडो से भी तो हम बाइक बुक कर लेते हैं, बाइक वाली टैक्सी सबसे सेक्सी, ऐसा कुछ वो उनका टाइटल होता है। तो जो बाइक वाली टैक्सी है वो तो रैपिडो से भी बुक हो जाती है, तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि देश की सबसे पहली बाइक वाली टैक्सी का ऐप है बायू ऐप? तो देखो भैया, रैपिडो पे तो पेट्रोल से चलने वाली बाइक भी चलती है ना, लेकिन ये जो बायू ऐप है ना, ये देश का पहला ऐसा ऐप है जहां पर बाइक से आप बाइक की सेवा ले सकते हो, बाइक की टैक्सी सेवा ले सकते हो। और इस ऐप के माध्यम से जितनी भी बाइक की सेवा आप लोगे वो सारी बाइक कैसी होंगी? 100% इलेक्ट्रिक बाइक ही आपको मिलेगी। तो देश का पहला ऐसा ऐप बायू ऐप, जिसके माध्यम से आप जितनी भी बाइक टैक्सी बुक करोगे वो सारी की सारी कौन सी होगी? 100% इलेक्ट्रिक होगी। और इस ऐप को किस स्टेट ने, किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो नाम आप सभी के सामने है, असम ने इसको लॉन्च किया है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि रिसेंटली कौन से देश ने 3D टेक्नोलॉजी का यूज करके, 3D टेक्नोलॉजी को यहां पर क्या कहा जा रहा है? होलोग्राफिक। तो होलोग्राफिक 3D टेक्नोलॉजी का यूज करके नई करेंसी, नई मुद्रा जारी करी है। तो दोस्तों ये है जापान। जापान ने, जापान की जो करेंसी है, उनके जो कागज वाले नोट होते हैं, पेपर करेंसी, उस पे उन्होंने 3D टेक्नोलॉजी का यूज किया है, होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का यूज किया है। अब इसको करने से क्या हुआ है कि उनके जो जाली नोट हैं, जो फेक करेंसी है, वो बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। तो याद रखिएगा जापान। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की और अगला फैक्ट हमसे क्या कहता है? वर्ल्ड एटलस की, विश्व की टॉप 5 कोयला खदानों की सूची, वर्ल्ड एटलस वालों ने वर्ल्ड की जो टॉप 5 कोल माइंस हैं, वर्ल्ड की टॉप 5 क्या हैं? वर्ल्ड की टॉप 5 कोल माइंस हैं। तो उसमें छत्तीसगढ़ में स्थित कोल इंडिया की 2 खदानों को भी जगह मिली है। मतलब सुनिए आप, वर्ल्ड की टॉप 5 कोयला खदान,
तो वर्ल्ड की टॉप 5 कोयला खदान में 2 तो छत्तीसगढ़ की हैं, सोचिए आप। ठीक है, अब इन 2 कोयला खदानों का नाम क्या है? तो एक है गेवरा, एक कौन सी है दोस्तों? गेवरा कोल माइन। एक है आपकी गेवरा कोल माइन। गेवरा कोल माइन को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सेकंड रैंक प्राप्त हुई है। और दूसरा है कुसमुंडा कोल माइन। कौन सी है? कुसमुंडा कोल माइन। कुसमुंडा कोल माइन, और इसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सेकंड के बाद थर्ड मत बोल देना, फोर्थ है। ठीक है, तो गेवरा को मिली है सेकंड और कुसमुंडा को कितनी मिली है? फोर्थ। और ये दोनों का कनेक्शन कहां से है? छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, आपसे डायरेक्टली ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि ये कहां पर है, तो छत्तीसगढ़ में। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न अगर हम देखें तो यहां पर देखिए एक और मानकीकरण का क्वेश्चन आ गया। मैंने कल भी आपको बताया था, अगर कोई भी सर्टिफिकेशन प्राप्त होता है, अगर कोई भी सर्टिफिकेट प्राप्त होता है तो उसके बाद ये जो वर्ष लिखा होता है ये ईयर को दर्शाता है कि किस ईयर में वो सर्टिफिकेट दिया गया। अब देखते हैं यहां पर दोस्तों क्या लिखा हुआ है। यहां पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, यानी कि BIS। ब्यूरो ऑफ, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, हिंदी में कहते हैं भारतीय मानक ब्यूरो। तो इन्होंने एक सर्टिफिकेट जारी किया है, एक नया जो है एक नया स्टैंडर्ड, मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड, एक नया स्टैंडर्ड जारी किया है जिसका नंबर है 18590 और दूसरे का क्या है? 186061। तो ये जो स्टैंडर्ड्स, ये जो मानक जारी किए हैं BIS ने, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है इलेक्ट्रिक वाहन से। इसको याद रख पाएंगे आप सभी, इजी है, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों जो स्मार्ट सिटी मिशन है ना अपना, उसकी तारीख को कहां तक बढ़ा दिया गया है? 31 मार्च 2025 तक। अगर आपको जानना है कि स्मार्ट सिटी मिशन कब लॉन्च हुआ था, तो 25 जून 2015। 25 जून 2015। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च हुआ था और अब इसकी तारीख को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 31 मार्च 2025 तक इसकी तारीख को बढ़ा के कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ें दोस्तों, तो आगे क्या प्रश्न मिलेगा देखते हैं। हाल ही में IMF द्वारा, IMF समझते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो IMF द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट, आर्थिक विकास दर क्या होता है दोस्तों? आर्थिक विकास दर का मतलब होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट। क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट का एस्टीमेट कितना लगाया है, अनुमान कितना लगाया है? 7%। ठीक है, ऐसे तो दोस्तों कई सारी फाइनेंस कंपनीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इस तरह के अनुमान लगाती रहती हैं, परंतु ये कोई कंपनी नहीं है, ये IMF है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है। अगर ये किसी भी आर्थिक विकास का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अगर ये अनुमान लगा रहे हैं तो वो बहुत हद तक सटीक होता है और एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो IMF ने भारत की जो आर्थिक विकास दर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट का अनुमान कितना लगाया है 2024 में? 7% का दोस्तों लगाया है। उसके बाद दोस्तों अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है? खान मंत्रालय यानी कि जो माइनिंग मिनिस्ट्री होती है ना, तो माइनिंग मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार जो लौह अयस्क होता है, लौह अयस्क का मतलब अंग्रेजी में क्या होता है? आयरन ओर। तो लौह अयस्क के उत्पादन में भारत की वर्ल्ड रैंकिंग क्या है? कि अगर भैया हम आयरन ओर प्रोडक्शन की बात करें तो आयरन ओर प्रोडक्शन के मामले में इंडिया की पूरे वर्ल्ड में क्या रैंक है? तो इंडिया की पूरे वर्ल्ड में दोस्तों चौथी रैंक है, याद रहेगा। तो सबसे ज्यादा आयरन ओर, लौह अयस्क बनाने वाले देशों में इंडिया का जो स्थान है वो चौथा स्थान है। बड़ा सिंपल है, याद रखने में कोई तकलीफ की बात यहां पर
नहीं है ना। अच्छा, उसके बाद इसको ऐसे याद रख सकते हो कि इंडिया की तरफ से विराट कोहली ने लोहे के बल्ले से, आयरन के बल्ले से चौका मार दिया। तो चौका मार दिया, लोहे का बल्ला है, कुछ ना कुछ याद रह जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, जो हमारा अभी बीता हुआ वर्ष निकला है ना 2023-24 का, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन से स्टेट ने जीएसटी कलेक्ट किया है? संग्रह का मतलब होता है कलेक्शन। तो सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्ट किया है महाराष्ट्र ने, और फिर जीएसटी कलेक्ट किया है कर्नाटक ने, और फिर जीएसटी कलेक्ट किया है गुजरात ने। और होना लाजमी भी है, महाराष्ट्र में और ये कर्नाटक में और गुजरात में कंपनीज ही इतनी ज़्यादा हैं, तो जीएसटी खूब कलेक्ट यहाँ पर होता है। उसके बाद दोस्तों आगे देखें, नीति आयोग के द्वारा गरीबी सूचकांक, गरीबी सूचकांक क्या होता है? पॉवर्टी इंडेक्स। गरीबी सूचकांक दोस्तों क्या होता है? गरीबी सूचकांक होता है पॉवर्टी इंडेक्स। तो पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार 2013 से लेके 2022 के बीच गरीबी से बाहर कितने लोग आ गए हैं? तो गरीबी से बाहर 24.82 करोड़ लोग आ गए हैं। और आप अगर देखो तो ये लगभग 10 साल का आंकड़ा है दोस्तों। कितने साल का आंकड़ा है? 10 साल का आंकड़ा है। ओके, हो जाएगा क्लियर यहां से। तो ये 10 साल के भीतर, ये 10 साल के भीतर गरीबी सूचकांक के अनुसार, गरीबी सूचकांक जिसको नीति आयोग ने लागू किया है, तो इसमें इस 10 साल में गरीब कितने बाहर आ गए हैं गरीबी से? तो 24.82 करोड़ जो लोग हैं वो गरीबी से जो है क्या आ चुके हैं? बाहर आ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न भी दोस्तों सेम है, ठीक है। नीति आयोग के द्वारा पॉवर्टी इंडेक्स, गरीबी सूचकांक, 10 साल के डेटा की बात हो रही है। तो 2013 में जो गरीबी की रेट थी वो 29.17% थी। तो ये 10 साल के अंदर वो घट के कहां तक आ गई है? तो अब गरीबी की जो रेट है हमारे देश में वो 29% से घट के कहां तक आ गई है? 11.28% आ गई है। इतना आप सभी को क्लियर हो गया? सिंपल प्रश्न है। और पीछे हमने पढ़ा कि भैया 10 साल में कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं? तो गरीबी के दायरे से 24.82 लगभग करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। वापस से दोस्तों वही सेम क्वेश्चन है नीति आयोग का, वही पॉवर्टी इंडेक्स की बात हो रही है, गरीबी सूचकांक की। लेकिन अब वो प्रश्न में ये पूछ रहा है कि वो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। तो सबसे ज्यादा लोग गरीबी से बाहर कौन से स्टेट में आए हैं? उत्तर प्रदेश में। लगभग कितने? 5.94 करोड़ लोग। इतना क्लियर हो गया? अब देखो, ये वाला प्रश्न वो आपसे भले ही पूछे ना पूछे, लेकिन गरीबी का जो दर है वो कितना घट के आ गया है? 11.28%। ये बेशक पूछ सकता है, एमपीपीएससी टाइप क्वेश्चन है ये। और अगर ये भी ना पूछा तो ये तो बिल्कुल बन सकता है कि गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज्यादा गरीबों का सुधार कहां पर हुआ है? तो यूपी में हुआ है। ठीक है भैया। अच्छा, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला देखो, यहां पर ना मुझसे एक मिस्टेक क्या हो गई है कि मैंने यहां पर लेक्चर 31 लिखा छोड़ दिया है, जबकि ये होना क्या चाहिए? लेक्चर नंबर 32 होना चाहिए। वो गलती हो गई है मुझसे बाय मिस्टेक। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों हम क्या यहां पर बात करते हैं, इसको हम देखते हैं, इधर समझ लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा मई 2024 में जारी की गई विश्व रोजगार एवं सामाजिक आउटलुक 2024 के अनुसार, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोसाइटी आउटलुक रिपोर्ट 2024 ये कहा जाता है इसको। तो ये किसने जारी करी है ये रिपोर्ट? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इस रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 2024 के अंदर पूरी दुनिया में
कितनी बेरोजगारी का अनुमान लगाया गया है, एस्टिमेट लगाया गया है? तो दोस्तों 4.9%। यानी कि इस दुनिया में जितने भी लोग रोजगार करने के लिए उपलब्ध हैं, नौकरी करने के लिए उपलब्ध हैं, तो उसमें से 4.9% लोग बेरोजगार रह जाएंगे। मैं समझता हूं कि यह प्रतिशत काफी कम है, बेरोजगारी इससे भी कहीं गुना ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखना, जैसे IMF इंपॉर्टेंट होता है ऐसे ही ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट संस्थान है ILO। और पूरे वर्ल्ड में कितनी बेरोजगारी रहेगी आने वाले वर्ष में? 4.9%। उसके बाद आगे क्या लिखा है? द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। पूरी रिपोर्ट का नाम समझ में आ गया? पूरी रिपोर्ट अंग्रेजी में के नाम की है, लो तो इसको हिंदी में ऐसे लिख दिया गया है, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। ये रिपोर्ट का पूरा दोस्तों नाम है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नियमित तौर पर पर्याप्त भोजन हासिल करने के लिए जूझना कितने लोगों को पड़ रहा है? तो 233 करोड़ लोगों को। यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर ऐसे कितने लोग हैं जिनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। तो इसके पूछने की तुलनात्मक चांस थोड़ी सी कम है, लेकिन समय बुरा चल रहा हो तो ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो पूरी दुनिया में 233 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और ये आंकड़ा कौन सी रिपोर्ट से आया है? द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट ने हमें ये आंकड़ा दिया है। अगले फैक्ट पे दोस्तों जब हम चलते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? इतना वैसे तो दोस्तों पता है, मैंने क्रांति यूट्यूब बैच के ही अंदर SDG 2024 पूरा पढ़ाया हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश के क्या हालात हैं, बाकी स्टेट्स के क्या हालात हैं, बहुत डीप में पढ़ाया है। एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं होगा। तो मेरी आपसे दरखास्त रहेगी कि कमेंट सेक्शन के अंदर पूरे क्रांति बैच की फुल प्लेलिस्ट की लिंक मौजूद है, तो वहां से कृपया करके आप सारे लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। तो अगर हम SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार बात करें, जो कि 2023-24 की लेटेस्ट जारी की गई थी, तो इसके अनुसार सबसे टॉप परफॉर्मर कौन रहा है? तो नंबर 1 पर रहा है उत्तराखंड और केरल, दोनों को फर्स्ट रैंक मिली है। और सेकंड रैंक किसे मिली है दोस्तों? सेकंड रैंक मिली है तमिलनाडु को। इतना क्लियर हो गया दोस्तों आप सभी को? बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, अच्छा चलो। हाँ, मैंने इसमें एक चीज और बताई थी कि इस पूरे रिपोर्ट में, खैर मैंने तो ये अलग से सेपरेट वीडियो में पूरा कवर किया हुआ है, तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप वहीं से पढ़िएगा। परंतु इस क्वेश्चन को ना मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालूंगा। पूरी संभावनाएं हैं ये क्वेश्चन बनने का। SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 23-24 के अनुसार सबसे लेटेस्ट आंकड़ा यही है। उत्तराखंड और केरला नंबर 1 पर और सेकंड रैंक पर कौन है? तमिलनाडु। और इस पूरी रिपोर्ट में मध्य प्रदेश का वो आपसे स्कोर पूछ सकता है, तो मध्य प्रदेश ने 67 का स्कोर हासिल किया था। अब मैं पूरी वीडियो तो आपको रिपीट नहीं कर सकता दोस्तों, तो इसीलिए आप वहां पर जाके देखेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। तो ये जो आपका 2023-24 की, ये अभी तक की हमारी सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है दोस्तों। आप ये मत कहना 24-25 कहां गया, 24-25 हो तो जान दो, पहले पूरा रिपोर्ट कहां से आएगी। तो 23-24 की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार MP का स्कोर मैंने आपको कितना बताया? यहां पर 67 बताया। ऐसे ही एक पुराना वाला स्कोर भी याद रख लो, मेरे ख्याल से 2020-21 वाला भी आपको सता सकता है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तो 2020-21 वाले में MP का जो स्कोर था दोस्तों वो 62 था, है ना। वो पगला गया एग्जाम में, पूछ लिया उसने आड़ा टेढ़ा 2020-21 का उठा के, तो हम सिर मारने से अच्छा है हम वहां पर उसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों और देखें जरा हम आगे, अगला प्रश्न देखें।
अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों हमसे कहता है कि नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार, ये उत्तर प्रदेश वाला तो आप मत ही पढ़िए, ये हमारे इसमें काम का नहीं आएगा, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। हम सीधे दोस्तों यहां पर चलते हैं, ठीक है। यूएनडीपी, यूएनडीपी क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूएनडीपी के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स? एचडीआई कहते हैं जैसे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, जो कि सबसे लेटेस्ट वाला 2023-24 वाला जो है, उसके अनुसार भारत में जो एवरेज लाइफ होती है, किसी व्यक्ति का जो औसत जीवन होता है, अब वो कितना हो गया है? तो पहले 67.2 था, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आया है, तो अब जो औसत उम्र है, जो एवरेज लाइफ है, वो बढ़ के 67.2 से 67.7 हो गई है। और ये हमको मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट के माध्यम से पता चल पा रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न अगर हम यहां पर देखें तो अगले प्रश्न में हमें क्या देखने को मिलता है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा सेवा निर्यातक, आयात क्या होता है? खरीदना। निर्यात क्या होता है? बेचना, यानी कि सर्विसेज को बेचने वाला, सर्विसेज का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, सेवाओं को सबसे ज्यादा बेचने वाला, सर्विसेज का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन बना है? तो सर्विसेज का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर दोस्तों है यूएसए, यानी कि पूरी दुनिया में सर्विसेज को यानी कि सेवाओं को सबसे ज्यादा जो बेचकर पैसा कमा रहा है वो है अमेरिका। और भारत कौन से स्थान पर सर्विसेज को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है? तो भारत इस मामले में 7वें स्थान पर दोस्तों है। इतना क्लियर हो गया? जरा दिमाग पे जोर डालो और बताओ कि भारत लौह अयस्क के मामले में, आयरन ओर के प्रोडक्शन के मामले में कौन से रैंक पर है पूरे वर्ल्ड में? लोहे के बल्ले से क्या लगाया? चौका, तो चौथी रैंक पर। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब ये जो अगला क्वेश्चन आ रहा है ये आप में से बहुत लोगों को यूनिक लग सकता होगा, क्योंकि यहां पे आपने मेडिकल इंश्योरेंस सुना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस सुना होगा, बीमा सुना होगा, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा इन ऑर्बिट इंश्योरेंस। कभी सुना है इन ऑर्बिट इंश्योरेंस? बोले साहब ये क्या चीज है? देखो दोस्तों, आजकल के टाइम पे इलॉन मस्क की जो स्पेस एक्स कंपनी है वो आए दिन सैटेलाइट लॉन्च करती रहती है। मतलब स्पेस का जो क्षेत्र है ना वो काफी ज्यादा अब बढ़ गया है, आए दिन सैटेलाइट लॉन्च हो रही है। तो मान के चलिए अगर कोई सैटेलाइट टूट गई या उसमें एक्सीडेंट हो गया तो खर्चा होगा, तो इसीलिए ये पहले से ही उसका बीमा करवा के रखते हैं सैटेलाइट का, कि सैटेलाइट टूटने से नुकसान होगा उसका बीमा करवा लो, दुकान में आग लग जाए बीमा करवा लेते हैं, घर का बीमा करवा लेते हैं, ऐसे ही सैटेलाइट का बीमा होने लगा है। और उस सैटेलाइट के टूटने से या उस सैटेलाइट के जरिए किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, इसका भी इंश्योरेंस दिया जाने लगा है। तो ऐसा ही एक इंश्योरेंस दोस्तों कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा एआईजी। टाटा तो भैया अपने देश की है, और यहां पर जो एआईजी है ना, ये एआईजी अमेरिका का ब्रांड है, अमेरिका की एक बीमा कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी। तो उसका ये वेंचर है, कंबाइंड है ये दोनों, टाटा एआईजी। हमारे देश में काफ़ी सारे बीमा प्लान बेचती है, लेकिन अब ये हमारे देश की पहली ऐसी कंपनी है जो इन ऑर्बिट इंश्योरेंस की, भैया सैटेलाइट के टूटने फूटने से किसी को नुकसान वगैरह हो जाए तो उसके लिए भी ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? बीमा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टाटा एआईजी जो है आप लोग दोस्तों यहां पर याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों क्या हो रहा है यहां पर? बड़ा सिंपल सा काम है, इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। शॉर्ट फॉर्म क्या है? IIBX। नाम क्या है? इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। तो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में
ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाली पहली बैंक भारत की कौन सी है? SBI। लंच के बाद आना, नहीं मजाक कर रहा हूं। SBI की सेवाएं अब काफी सुधर गई हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक अब किसकी सदस्य बन चुकी है? IIBX यानी कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट इकोनॉमी के नजरिए से बन सकता है। वर्ष 2024 में एक चावल की वैरायटी होती है दोस्तों जिसे हम गोल्डन राइस कहते हैं। तो गोल्डन राइस के उत्पादन पर रोक लगा दी है, गोल्डन राइस के प्रोडक्शन पर रोक लगा दी है। कौन से देश ने? तो ये है फिलीपींस ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा, फिलीपींस वाला ये बढ़िया है क्योंकि ये एग्रीकल्चर को भी कवर कर रहा है ना, तो एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट ही रहते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है? भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड की हार्ड कॉपी लेके चलने की जरूरत नहीं है, मोबाइल में वर्चुअल क्रेडिट कार्ड रहेगा। और इसका नाम क्या रखा गया है वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का? पिक्सल। और इसको कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है? इसको दोस्तों HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। पिक्सल नाम से गूगल मत बोल देना, पिक्सल जो है वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का नाम है। लॉन्च किसने किया है? HDFC बैंक ने। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब मैं स्टार बना रहा हूं इस पर। वर्ष 2024 में जो वर्ल्ड बैंक है ना दोस्तों, उसमें एक फाइनेंशियल एडवाइजर का पैनल होता है जिसमें दुनिया भर के जितने भी बेस्ट इकोनॉमी की फील्ड के जो बेस्ट इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, ये लोग वर्ल्ड बैंक की फाइनेंशियल एडवाइजर पैनल का हिस्सा बनते हैं, आर्थिक सलाहकार पैनल का। तो ये भारत से किसे चुना गया है? भारत से चुना गया है राकेश मोहन। दोस्तों ये इंडिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट में से एक हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, जो प्रधानमंत्री जी होते हैं ना, प्रधानमंत्री जी को फाइनेंस के मामले पर, आर्थिक संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए भी इनको अक्सर बुलाया जाता है। बहुत बड़े व्यक्ति हैं राकेश मोहन। ठीक है, मोहन यादव मत लिख दीजिएगा, वो फ्लो में हो जाता है, नहीं, वो तो मध्य प्रदेश के CM साहब हैं। ये राकेश मोहन है, आर्थिक सलाहकार फाइनेंशियल एडवाइजर पैनल। कहां पर है? विश्व बैंक के अंदर इनको नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र संघ प्रवासन एजेंसी, मेरे ख्याल से माइग्रेशन एजेंसी होगी, हाँ बिल्कुल सही है। इसका नाम होता है UNMA। फुल फॉर्म चाहो तो भी लिखवा देता हूं मैं आपको, यूनाइटेड नेशन माइग्रेशन एजेंसी। यूनाइटेड नेशन माइग्रेशन एजेंसी। ठीक है, अच्छा, इनके द्वारा 2024 में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है विश्व प्रवासन रिपोर्ट। अब ये प्रवासन रिपोर्ट के मतलब क्या हो गया? प्रवासन का मतलब आप यहां पर कहते हैं इसको रेमिटेंस। क्या कहते हैं दोस्तों हम इसको? रेमिटेंस। रेमिटेंस समझते हो? रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? रेमिटेंस का ये मेरे ख्याल से प्रवासन को तो माइग्रेशन बोल रहे हैं, ये रेमिटेंस का मतलब ये है प्रेषित धन। ये जो लिखा है ना हिंदी में प्रेषित धन, रेमिटेंस। रेमिटेंस पता है? रेमिटेंस मतलब ये होता है कि अगर मैं अमेरिका में नौकरी करूं और मैं अमेरिका से पैसा डॉलर में कमा के उसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करवा के इंडिया के अंदर अपने परिवार को भेज दूं, तो इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों रेमिटेंस। कि जितने भी भारतीय लोग विदेशों में काम कर रहे हैं वो विदेशों से पैसा कमाकर भारत में भेजते हैं, तो इसको हम रेमिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो जो रेमिटेंस हमको बाहर से अपने लोगों से प्राप्त हो रहा है उसको कहते हैं इनवर्ड रेमिटेंस, यानी कि अंदर आने वाला प्रेषित धन। ऐसे ही बहुत सारे विदेशी लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, वो यहां से पैसा कमा के अपने देशों में भेजते हैं, उसको कहते हैं आउटवर्ड रेमिटेंस, यानी कि बाहर जाने वाला प्रेषित धन। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में मुद्दा क्या है कि ये जो UNMA है, इन्होंने 2024 की अपनी जो रिपोर्ट जारी करी है उसके अनुसार 2022 का रिपोर्ट है 2024 की, लेकिन आंकड़ा दिया है उन्होंने 2022 का कि 2022 में जो इंडिया है, इंडिया को रिकॉर्ड
तोड़ आज तक का सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। मतलब बाहर विदेश में रहने वाले भारतीयों ने बहुत पैसा विदेश से कमा के भारत के अंदर भेजा है। और कितना भेजा है? 111 अरब डॉलर। ठीक है, बस यही पूरा क्वेश्चन है। 2022 के साल के अंदर इतना ज्यादा रेमिटेंस किसी भी दूसरे देश ने प्राप्त नहीं किया है जितना भारत ने प्राप्त किया है, नंबर 1। तो 2022 में बहुत पैसा कमाया है भारतीय लोगों ने विदेश में रह के, और बहुत सारा पैसा अपने घरों पर भेजा है। ठीक है, रेमिटेंस का कॉन्सेप्ट याद रहेगा। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। रिलायंस द्वारा किफायती 5G टेक्नोलॉजी, रिलायंस द्वारा कौन सी टेक्नोलॉजी? किफायती, अफोर्डेबल 5G टेक्नोलॉजी कहां लॉन्च करी है उन्होंने? घाना। ठीक है, इंडिया में तो बढ़िया चल रहा है जियो 5G, अब उन्होंने कहां लॉन्च कर दिया 5G टेक्नोलॉजी? विदेश में, घाना में जो है लॉन्च कर दिया है। उसके बाद वर्ष 2024 में भारत का इंडिया का जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है उसको 2 देशों में लॉन्च किया है। कौन कौन सा? एक श्रीलंका और दूसरा मॉरिशस। इंडिया का यूपीआई सिस्टम कहां पर चालू हो गया है? श्रीलंका और मॉरिशस वालों ने भी इंडिया जैसा यूपीआई सिस्टम वहां पर चालू अपने अपने देशों में कर लिया है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न अगर हम यहां पर देखें तो अगले प्रश्न में हमको, ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न रहेगा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च कब की गई? योजना का नाम सुन लिया, पीएम सूर्य घर। ये पीएम सूर्य घर का मतलब ये है कि यहां पर प्रधानमंत्री जी जो है, जो सौर ऊर्जा होती है ना, सोलर पैनल से बिजली, जो सनलाइट वाली ऊर्जा होती है, उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो ये जो पीएम सूर्य घर योजना है ये कब लॉन्च हुई है? 13 फरवरी 2024 में। इतना क्लियर हो गया? बढ़िया। उसके बाद नीति आयोग ने जो बंजर भूमि होती है, कौन सी भूमि होती है? बंजर भूमि जो होती है, तो बंजर भूमि पर खेती करने के लिए और वानिकीकरण मतलब होता है फॉरेस्ट्री। ठीक है ना, तो जो बंजर भूमि है यानी कि बैरन लैंड, तो बंजर भूमि पर खेती करने के लिए, फॉरेस्ट उगाने के लिए, ठीक है, बेसिकली जो है एक पहल की शुरुआत करी है नीति आयोग ने। तो इस पहल का नाम क्या है? इस पहल का नाम है ग्रो पहल। क्या नाम है इस पहल का? ग्रो पहल। और इस इनिशिएटिव के तहत नीति आयोग क्या कह रहा है कि हम बंजर भूमि पर भी खेती और जंगल उगाएंगे। ग्रो का फुल फॉर्म क्या है? जी का मतलब है ग्रीनिंग, आर का मतलब है रिस्टोरेशन, ओ का मतलब मैं समझता हूं ऑफ, और डब्ल्यू का मतलब है वेस्ट लैंड। ठीक है, ये पूरी इसकी फुल फॉर्म है। तो दोस्तों यहां पर हम आज के अपने लेक्चर्स को करते हैं समाप्त, और बस एक लेक्चर हमको और लगेगा, और एक लेक्चर और लगने के बाद जो हमारा ये आर्थिक समायिकी है, जो इकोनॉमी संबंधित, जो मिसलेनियस, जो विविध टाइप जिसे आप कह सकते हो 2025 अपडेट के साथ सारा डेटा फुल अपडेटेड है, रैंक्स वगैरह फुल अपडेटेड है, तो एक पार्ट नंबर 3 और लगेगा और अपना काम हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर के लिए दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में।